नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मेथड चैनल। जो लोग भी मेरे नए दोस्त इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग नए नए टॉपिक पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, तो सारे जो भी नया अपडेट होगा आप तक तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। आप लोगों से बहुत लोगों के पास बहुत ढेर सारे सवाल होते होंगे या फिर कुछ ऐसे सवाल जरूर होते होंगे जिसका आपके पास जवाब नहीं मिलता होगा और आप बहुत ट्राई करते होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और वो सवाल आप मेरे तक व्हाट्सएप के माध्यम से ही पहुँचा सकते हैं, मेल के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, आप चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और जो लाइव सेशन होगा उसमें भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और जो सवाल जो मैं लेके आप लोगों के सामने हर हफ्ते आऊँगा, वो करीब 10 सवाल होंगे और वो वही सारे सवाल होंगे जो आप लोगों के द्वारा मेरे से पूछे गए हैं। और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे हैं, बहुत से चैनल के माध्यम से पूछे हैं, बहुत से फेसबुक के माध्यम से पूछे हैं, बहुत से दूसरे माध्यम से भी पूछे, डायरेक्टली कॉल करके पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि हर एक उसमें नया जब भी आपको कोई वीडियो आएगा इस सीरीज़ में आपको आपके कई एक सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते जाएंगे, जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं। चलिए पहली सवाल का आज से शुरुआत करते हैं। जो पहला सवाल है जो अक्सर लोगों द्वारा पूछा जाता है कि क्या कोई एनजीओ संचालक, मतलब जो एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इस सीरीज की एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी सवाल होंगे उसके जवाब आप लोगों को डिटेल में दिए जाएंगे, फिर लिमिटेड टाइम में ही डिटेल में दिए जाएंगे। अब कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से आपको समझाया जा सके। तो जो सवाल था कि क्या एनजीओ संचालक सैलरी ले सकता है, ये सवाल बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। तो फैक्ट ये है कि एनजीओ संचालक का अपनी एनजीओ से वो बिल्कुल सैलरी विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत ना हो तो, मतलब ऐसा नहीं कि दो जगह से वो इनकम करे। तो अगर उसके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है तो वो एनजीओज में अगर आय इनकम आ रही है जिस पे वो चाहे तो अपनी एक सैलरी फिक्स करके विड्रॉ कर सकता है। और जैसे कंपनीज में होते हैं या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस तरह से एक एनजीओ ऑपरेटर भी बिल्कुल सैलरी विड्रॉ कर सकता है अपनी सर्विसेज के बदले। जो वो एनजीओज में अपनी सर्विसेज दे रहा है उसके बदले बिल्कुल अपनी वो एक सैलरी विड्रॉ कर सकता है। फिर दूसरा सवाल है कि क्या पारिवारिक सदस्य, मतलब फैमिली मेंबर, क्या एक ही एनजीओ में रह सकते हैं। देखिए ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। देखा जाए तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली वेंचर की तरह नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसमें पारिवारिक लोग नहीं होने चाहिए। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं कि नहीं रह सकते हैं। हाँ, कुछ जगह पे जरूर अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश जो भी होता हो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे एफसीआरए कराने जाएंगे। और कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके मैनेजिंग कमेटी में कोई फैमिली मेंबर है कि नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग मैनेजिंग कमेटी में भी जो लोग किसी डिजिग्नेशन पे है उसमें फैमिली मेंबर्स को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा संस्था के लिए। अदरवाइज रखेंगे तो कुछ लेवल तक चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत आपके सामने आ सकती है या आपको डिक्लेयर करना पड़ सकता है। तीसरा एक सवाल है कि अगर एनजीओ में टर्नओवर कम है तो क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर टर्नओवर कम है तो एनजीओज पे काफ़ी असर पड़ता है। क्या होता है कि बहुत से सीएसआर में भी के पॉलिसी में भी आपको दिख जाएगा कि पीछे 3 सालों की जो आपका टर्नओवर है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, फिर उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है, वहाँ तक आपका बजट होना चाहिए आप जो भी प्रोजेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इन बातों को आप समझिएगा कि अगर टर्नओवर कम है तो पहली चीज़ आप अपने टर्नओवर से जितना आपका टर्नओवर है उसका मान के चलिए, नॉर्मल तरीके से बस बता रहा हूँ, कोई मैं आपके सामने कैलकुलेशन टाइप से नहीं बता रहा हूँ, कि उसके आधे के आसपास ही से ज़्यादा का बजट प्रोजेक्ट नहीं किसी प्रपोजल का बजट नहीं बनाना चाहिए। तो टर्नओवर कम है तो जाहिर सी बात है आप बड़े बजट के प्रपोजल्स नहीं लगा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए पहले ऑर्गेनाइजेशन का अगर बड़े प्रोजेक्ट पे जाना है तो टर्नओवर आपका अच्छा हो जाए।
और कुछ ऐसा टर्नओवर हो जाए कि आप उस लेवल पे जा सके जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं। अगर टर्नओवर कम है तो अभी आप अपने टर्नओवर जितना है उससे कम के ही बजट पे ही आप जाइए, तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। एक किसी ने मेरे से पूछा कि नई एनजीओ को बनाते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए आपकी मैनेजिंग कमेटी का कंपोजिशन। मतलब एक कंपोजिशन का मतलब क्या है, अगर आपके मैनेजिंग कमेटी में फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी मैनेजिंग कमेटी में एक तो या तो वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशन हो प्लस फीमेल मेंबर्स की संख्या ज़्यादा हो, तो आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में काफ़ी सहूलियत होगी और आपको बहुत जगह प्रायोरिटी भी मिल सकती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो भी किसी भी सोसाइटी को बनाते वक्त होता है। मैनेजिंग कमेटी का कंपोजिशन करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में आप रखेंगे तो आपको काफ़ी इसकी मदद मिलेगी। और अगर हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि सेकंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं तो आप वही अपने उद्देश्य रखिए जिन उद्देश्य पे, मतलब जिस गोल पे, जिस उद्देश्य पे आपको काम करना हो, और ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल भी निर्धारित कर लीजिए तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। अदरवाइज बहुत लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स रख लेते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों इसके लेके चलेंगे, तो वो आपके लिए एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। प्लस इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो जो टॉपिक आप रखेंगे उस टॉपिक का भी कहीं ना कहीं रेफरेंस देना पड़ जाएगा आपको आगे प्रपोजल को लगाते वक्त। तो इसका भी ध्यान देना है कि आप वो सारे ऑब्जेक्टिव्स रखिए जिसपे आपको आगे चल के प्रपोजल्स लगाने हैं। तो इन दो बातों का जरूर ध्यान रखिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं तो। एक यूथ ने मेरे से पूछा कि क्या एनजीओ को प्रोफेशन बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल एनजीओ को प्रोफेशन के तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि एनजीओ में बहुत से अब तो स्कोप आ गए हैं। एनजीओ में आप बिजनेस कर सकते हैं, फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप एनजीओ के बेस पे कर सकते हैं। तो एनजीओ को एक प्रोफेशन तरीके से और बहुत अच्छे प्रोफेशन तरीके से इसको लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है क्या कि अगर आप एनजीओ को एक प्रोफेशन तरीके से लेते हैं तो आप लोग समाज का काफ़ी बड़ा फ़ायदा करते हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों की बहुत सहायता करते हैं और काफ़ी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके लिए भी उनके लाइवलीहुड, उनके जीविकोपार्जन का एक साधन होता है एनजीओ। तो आप प्रोफेशन तरीके से अगर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और राष्ट्र हित में आप सभी को सोचना चाहिए इस मैटर पे। एनजीओ में जॉब कैसे मिल सकती है, एक ये सवाल था, एनजीओ में जॉब कैसे मिल सकती है। देखिए, एनजीओ में जॉब पाने के लिए आपको सोशल सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। सोशल साइंस से आप का ग्रेजुएशन या पीजी रहे, एमएसडब्ल्यू किए रहे, तो अगर आपने इस स्ट्रीम में काम किया हुआ है या इस स्ट्रीम में पढ़ाई की है तो आपको एनजीओज में जॉब मिल सकती है। और एनजीओज में जॉब पाने के लिए कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनजीओज के जॉब का अनाउंसमेंट होता है, जैसे देवनेट करके है, तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके आपको मिल सकता है। इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो कई जगह पे आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के में जहाँ जॉब निकली रहती है उसके बारे में मालूम चल जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपने शहर में ही करना चाहते हैं तो आप एनजीओ दर्पण के माध्यम से अपने लोकल शहर में एनजीओज को तलाशिए और उनके साथ इंक्वायरी कीजिए, वहाँ से भी आपको जॉब पाने में मदद मिल सकती है। तो एनजीओज में आजकल बहुत अच्छे जॉब मिलते हैं और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो आप सभी को ट्राई करना चाहिए ज़रूर, जैसा मैंने बताया है। या फिर कुछ और आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि नई एनजीओज को ग्रांट मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए, नई एनजीओज को ग्रांट मिलने में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई निर्धारित समय होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि 3 साल होना ही चाहिए और उससे पहले ग्रांट नहीं मिलती है। तो ये फैक्ट है कि बहुत जगह ऐसा है कि उनके नॉर्म्स में लिखा रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सीएसआर कंपनीज में भी नहीं लिखा रहता है
कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रांट मिलने के लिए वेट करना पड़ेगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आप काम करें। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था अजीम प्रेम जी से, वहाँ से था कि नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो दे रहे थे फंड। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह कई एक एजेंसीज देती हैं और आप अगर नहीं देती हैं तो आप फंड रेज के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कर सकते हैं। तो नई एनजीओज में ऐसा नहीं है कि ग्रांट नहीं मिल सकता या फंड मैनेज नहीं हो सकता, बिल्कुल फंड भी मैनेज हो सकता है और ग्रांट भी मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़रूर ये कई जगह पे है कि जहाँ पे 2 साल या 3 साल के का नॉर्म्स होता है कि उसके पहले वो नहीं आपको इंटरटेन करेंगे, तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा और तब तक आपको अपनी एक्टिविटीज़ करते रहना पड़ेगा क्योंकि आपको शो भी यही करना है। फिर सवाल था कि मेरी एनजीओ पुरानी है, 6 साल हो गए और अभी तक कोई भी वर्क नहीं किया है, तो क्या ग्रांट मिल सकता है? ये बहुत लोगों का भी सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक कोई काम नहीं किया है तो क्या ग्रांट मिल सकता है। देखिए, ग्रांट पाने के लिए आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाते तो वहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, उस एक्सपीरियंस को आपको जस्टिफाई करना होता है। और अगर आप जस्टिफाई कर ले रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से काम किए रहते हैं लेकिन कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिली रहती है, तो अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब संबंधित अनुभव है, उस आधार पर, जैसे मैं एग्जाम्पल के तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, मान लिया आप कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप स्किल डेवलपमेंट में अगर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर चला रही है, या फिर हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर आपने अवेयरनेस कैंप कहीं किया है या कैंप ऑर्गेनाइज किया है तो आप उनके लिए भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमने काम किया हुआ। और अगर आपने ये सारे काम नहीं किए तो भी आप प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं या ग्रांट लेना चाह रहे हैं तो आपको छोटे शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे अवेयरनेस कैंप वगैरह टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई किए ताकि आपको कहीं कंसीडर किया जाए और फिर आपका एक्सपीरियंस का प्लेटफॉर्म बन पाए ताकि आप अच्छे प्रोजेक्ट पे भी जा पाएँ। तो ऐसा नहीं है, आप गैप होने के बाद भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। हाँ, बस आपको डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना पड़ेगा और एक्टिविटीज़ तो शो करनी ही पड़ेगी। फिर है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाए। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबको लगता है कि हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रखी है और मेरे सामने भी आते हैं, लेकिन बहुतों की ऑडिट रिपोर्ट्स ऐसी होती है कि बस फॉर्मेलिटी हो गई लेकिन किसी भी लायक नहीं रहते, कहीं भी उस बेस पे आप प्रोजेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जब प्रोजेक्ट ही नहीं अप्लाई कर सकते तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने से फ़ायदा क्या है। इस बात का अवश्य ध्यान देना होगा कि आपके ऑडिट रिपोर्ट में होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, स्कूल चल रहे हैं, आईटीआई चल रहे हैं या कोई भी और एक्टिविटीज़ की हुई है, लेकिन उनके ऑडिट रिपोर्ट में शो नहीं है, तो क्या मतलब है, कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी एक्टिविटीज़ की पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए, सैलरी क्या देते हैं ये तैयार कर लीजिए, रेंट क्या जाता है ये तैयार कर लीजिए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या कुछ जो भी हो, कोई भी बिल हो, स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। वो सारी चीज़ें तैयार करके फिर आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट को दीजिए बिल वाउचर सहित। उसके बाद से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी बैलेंस शीट बनाते हुए ऑडिट रिपोर्ट वो तैयार करेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने कहा कि एक्टिविटीज़ की पूरी लिस्ट तैयार करनी चाहिए, मतलब एक्टिविटीज़ रिपोर्ट पहले तैयार करनी होगी और सारे एक्सपेंसेस को आपको बाकायदे बिल वाउचर शो करना होगा। तो ये चीज़ें रहेंगी तो आप ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट रिपोर्ट अच्छी तरीके से तैयार करा सकते हैं। अदरवाइज फिर फॉर्मेलिटी तरीके से होता है जिसका कोई आगे आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फिर सरकारी फंड कैसे लें एनजीओज में। मैंने पहले भी अभी बताया है कि सरकारी फंड लेने के लिए एक तो पहली चीज़ कि अब तो गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे फंड हैं जो सिर्फ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ही चलते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनके नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा। प्लस आपको सरकारी फंड पाने के लिए समय समय पे गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसको चेक करता रहना पड़ेगा। अगर आप स्टेट लेवल पे काम पाना चाहते हैं तो आपको स्टेट में जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी आपको एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपने लोकल न्यूज़पेपर को भी देखते रहना पड़ेगा। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी गवर्नमेंट के ग्रांट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट के लिए। और सेंट्रल पे मैंने बता दिया कि पोर्टल पे ज़्यादातर चीज़ें अनाउंस हो जाती हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है
कि उनके नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे आपको, तभी आप सरकारी ग्रांट पा सकते हैं। अगर 3 साल मांगा गया है तो आपका एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, और अगर 2 साल का मांगा है तो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए तो रिकमेंडेशन होना ही चाहिए। तो वो सारे नॉर्म्स, वो सारे स्टेप्स आपको पूरे करने होंगे जो उसके गाइडलाइन में लिखा हुआ है, उसके बाद ही आपको कोई ग्रांट मिल सकती है। तो सरकारी ग्रांट के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे अपडेट होने चाहिए। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। फिर ये सेशन का ऐसा है कि ये हर सैटरडे को आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ये नीचे दिखा रहा है, और आप चाहे तो मेल कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने सवाल। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और कभी कभार ये लाइव सेशन भी होगा, उस वक्त आप लाइव भी आके पूछ सकते हैं लेकिन ये चीज़ें जब भी, अभी ये 2-3 वीडियोस पूरे होने के बाद, मतलब इस सीरीज़ के 2-3 वीडियो और आगे होते जाए, उसके बाद से लाइव सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि बहुत से लोग इस पर कनेक्ट हो जाए, और ताकि जब भी लाइव आए तो आपको ढेरों सवालों के जवाब मिल सकते हैं आपको। उम्मीद है कि ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जो लोग भी नए जुड़े हुए इसको जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगला अपडेट आप तक तुरंत आ जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।